पर्सन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज की टेस्ट सीरीज़ की हम लोग बात करते हैं। आज की इस टेस्ट सीरीज़ में कुल प्रश्नों की संख्या 75 है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया जा रहा है। बाकी जो हमारा पेड बैच चल रहा है उस पेड बैच में इस समय नाटक विधा चल रहा है। नाटक विधा में भारतेंदु युगीन जो नाटक हैं उनका वो कराया जा चुका है। द्विवेदी युगीन नाटक कराया जा चुका है। प्रसाद युगीन नाटक कल हुआ है और आज प्रसादोत्तर युगीन नाटक लोगों को कराया जा रहा है और उसी पर आधारित लाइव कक्षा होगी। यदि आप भी नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 805258 ये जो नंबर लिखा हुआ है 4004 इस पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, जो हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, अभी कल एडमिशन हुआ है और आज जिनका एडमिशन हुआ है वो ज़रूर ध्यान दें। जैसे प्रियंका है, सुमित है, रोहिणी है, सविता है, संतोष है, रेणु, हंसराज, सावित्री, बाकी मैराम आप भी शाम तक पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये सभी लोग हैं। तो जितने नए लोग हैं ज़रूर ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो भी तथ्य अलग से बताए जाएँ उसे ज़रूर आप लिखते चलें। चाहे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, चाहे आप लाइव क्लास देख रहे हो, हर लेक्चर में, हर वीडियो में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। क्योंकि आपने देखा है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे हैं। खैर ये तो डीपली उन लोगों के लिए है जो लोग डीप से पढ़ते नहीं हैं। बाकी तो हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं कि एक एक तथ्य कितना डीप कराया जाता है। तो हम लोगों के लिए, हमारे कैंडिडेट के लिए तो खैर डीप नहीं लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल के दावेदार किस वर्ग जीवन पर आधारित उपन्यास है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, आदिवासी वर्ग। उत्तर हो जाएगा ए, आदिवासी वर्ग। आदिवासी वर्ग। लेकिन अब यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर में जंगल के दावेदार किसकी रचना है? जंगल के दावेदार उपन्यास विधा की रचना है, किसकी है और क्यों पूछा गया है? अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन अगर पूछे जा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आदिवासी विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है और इस आदिवासी उपन्यास में बिरसा मुंडा की लड़ाई का वर्णन है जंगल के दावेदार में, और यह है महाश्वेता देवी का उपन्यास। आप लिख लें, महाश्वेता देवी का उपन्यास है जंगल के दावेदार। महाश्वेता देवी का उपन्यास है। वैसे महाश्वेता देवी का जो उपन्यास है, पहला उपन्यास महाश्वेता देवी, इनका पहला उपन्यास अगर कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इनका पहला उपन्यास है नाती, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ है। नाती उपन्यास पहला उपन्यास है। पहली गद्य रचना इनकी है झांसी की रानी। बाकी इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे भूख उपन्यास इनका है, और 1084वें किमा, चोटी, मुंडा और उसका शेर, जंगल के दावेदार। तो ये सब इनके उपन्यास हैं। सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? सैलानी की डायरी आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र अवस्थी का है। वैसे राजेंद्र अवस्थी का सैलानी की डायरी है, लेकिन इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं इस पर भी ध्यान दें। जैसे विवेक की राय की अगर बात करें तो मनबोध मास्टर की डायरी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। शिवपूजन सहाय का जीवन दर्पण जो डायरी है वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। रघुवीर सहाय की जो डायरी है दिल्ली मेरा परदेश, वह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो यहाँ राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी। सैलानी की डायरी किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है। वैसे राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास भी बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में, जैसे सूरज किरण की छाँव है, जंगल के फूल है, जाने कितनी आंखें, बीमार शहर, अकेली आवाज़, मछली बाजार। तो इसे भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। जब राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास बता रहे हैं तो एक उपन्यास का नाम याद आ रहा है, नर्मदा के तट पर, नर्मदा के तट से। किसका उपन्यास है? नर्मदा के तट से उपन्यास किसका है? नर्मदा के तट से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नर्मदा के तट से किसका उपन्यास है? और हिंट अगर आप कहें तो मैं हिंट दे दूं, गोविंद दास का नाम सुना होगा।
गोविंद दास के परिवार के किसी सदस्य की यह रचना है नर्मदा के तट से उपन्यास। गोविंद दास के किसी परिवार के सदस्य ने लिखा है नर्मदा के तट से। अब शायद आप वहां तक पहुंच गए होंगे। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा यूराल अल्ताई भाषा परिवार, जबकि सबसे बड़ा है भारोपीय भाषा परिवार। संस्कृत नाटकों में निम्न वर्ग एवं नारी पात्रों के संवादों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? कहानी संग्रह नहीं, अगर कहानी संग्रह पूछा जाता तो आपका उत्तर हो जाता फांसी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन पहली कहानी पूछी गई है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, खेल। इनका पहला उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, परख उपन्यास। परख उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। काला शुक्रवार कहानी संकलन किसका है? काला शुक्रवार, आपका उत्तर हो जाएगा सी, सुधा अरोड़ा का है। वैसे सुधा अरोड़ा की जो रचनाएं हैं, जो स्त्री विमर्श है, सुधा अरोड़ा का जो स्त्री विमर्श है वो ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्री विमर्श जो आपके पाठ्यक्रम में है, स्त्री विमर्श, जैसे आम औरत जिंदा सवाल, एक औरत की नोटबुक, सांकल सपने और सवाल, स्त्री समय संवाद, तो ये स्त्री विमर्श जो सुधा अरोड़ा का है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका 2 कविता संग्रह भी है, रचेंगे हम साझा इतिहास और कम से कम एक दरवाजा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुधा अरोड़ा का कहानी संकलन होगा काला शुक्रवार। भाई अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम सीधे उत्तर बताते हुए चलें। विस्तृत इसलिए बताते हैं कि भले आप न लिख पाएँ या न लिखें, लेकिन कम से कम एक बार सुनेंगे तो सुनी हुई चीज़ें कुछ तो याद रहेंगी। जैसे सुधा अरोड़ा के कहानी संग्रह का भी मान लिया पूछ लिया गया कि बगैर तरासे हुए, तो ये भी कहानी संग्रह सुधा अरोड़ा का है। बगैर तरासे हुए है, उनका है युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, कांसे का गिलास, रहोगी तुम वहाँ, एक औरत 3/4, बुत जब बोलते हैं, तो ये सब है। यह सुधा अरोड़ा का उपन्यास। सुधा अरोड़ा के उपन्यास का नाम बताइए, कितने लोगों को पता है? बताएंगे? चलिए मैं बता रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पता था आपको या नहीं। सुधा अरोड़ा का उपन्यास, यहीं कहीं था घर, यहीं कहीं था घर, यहीं कहीं था घर, यहीं कहीं था घर, किसका उपन्यास है? तो सुधा अरोड़ा का है। कारण की उपस्थिति में भी कार्य का संपन्न न होना किस अलंकार का द्योतक है? आपका उत्तर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, आत्मकथा किसके? तो बहुचर्चित है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शिवराज सिंह बेचैन का। अगला प्रश्न देखें, छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण किस आलोचक ने कहा? आपका उत्तर हो जाएगा शांत प्रिय द्विवेदी ने कहा। किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमति और न अभिव्यक्ति की, वरन रस का भोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक नहीं, सॉरी, भट्टनायक। किसने कहा है? भट्टनायक ने। वैसे इन चारों के बारे में खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा। जैसे भट्ट लोल्लट है, भट्ट लोल्लट का जो सिद्धांत है, रस सिद्धांत, जो रस व्याख्या सिद्धांत इन्होंने दिया है, वो कौन सा वाद है? उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और इनका जो दर्शन है इस सिद्धांत का, वो कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन है। ऐसे शंकुक की अगर बात करें तो इनका है अनुमितिवाद, और दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन है। ऐसे भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है। दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। दर्शन है इनका शैव दर्शन।
तो ये सब भी मिलाने के लिए परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इन चारों को आप लोग जरूर ध्यान रखें। रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये, इसमें रावरे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? सुजान के लिए किया गया है। सुजान के लिए रावरे शब्द का प्रयोग किया गया है। जीप पर सवार इल्लियां निबंध संकलन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, शरद जोशी का है। वैसे जीप पर सवार इल्लियां जो निबंध संकलन है, ये एक तरीके से व्यंग है। जीप पर सवार इल्लियां जो है शीर्षक व्यंग है, ये निबंध संकलन भी है। और इसी निबंध संकलन में जो निबंध संकलित है उसमें व्यंग संकलित है, जीप पर सवार इल्लियां, जिस पे इला और इल्ली, इला और इल्ली पर व्यंग किया गया। वर्तमान में जो राजनीतिक नेताएं हैं उन नेताओं पर व्यंग किया गया। कहा जाता है कि इला क्या है? इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। कहते इला पृथ्वी है और इल्ली आज के वर्तमान में नेतागण हैं, जो इस पर होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फल फूल हैं, जितने भी फूल निकलते हैं, उन सब का रस चूसते रहते हैं और कुछ देते बदले में कुछ देते भी नहीं हैं। इल्ली, इल्ली से क्या निकलती है? तितली, है ना। तो यही इल्ली कहा गया है। तो एक व्यंग है, जीप पर सवार इल्लियां। अगला प्रश्न देखें, फिलहाल आलोचना ग्रंथ किसका है? फिलहाल आलोचना ग्रंथ किसका है? अशोक वाजपेयी का। वैसे अशोक वाजपेयी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। अशोक वाजपेयी का पहला आलोचनात्मक ग्रंथ फिलहाल है। बाकी तो इनके और सारे हैं, जिससे कुछ पूर्वाग्रह है, समय से बाहर है, सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प है, कवि कह गया है। तो ये सब अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। दो रचनाएं जरूर लिख लीजिए आप लोग, भले ही और ना याद रहे। कविता का गल्प, कविता का गल्प एक लिख लीजिए, कविता का गल्प, और दूसरा लिख लीजिए कवि कह गया है, कवि कह गया है। लिख लिया आप लोगों ने? निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अग्निगर्भा। नागार्जुन का उपन्यास जो बलचनामा है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा बी, 1952। 1952। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, जो भी नए लोग हैं। शोधन निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र का है, विद्यानिवास मिश्र। भाषा शास्त्र की रूपरेखा किस विद्वान का ग्रंथ है? तो उदय नारायण तिवारी का है, उदय नारायण तिवारी। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन, उद्दीपन। ने प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? सकर्मक भूतकाल में। उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक भूतकाल। निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सी, वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। आचार्य विश्वनाथ की जो उक्ति है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। प्रश्न संख्या 21 देखें, 10वां विश्व सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? उत्तर हो जाएगा डी, भोपाल में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को माना है। रस कलश के रचयिता कौन है? रस कलश, ये वही रस कलश है जिसकी भूमिका से पहले आप देखेंगे उसमें दो बातें करके किसने लिखा है? तो रमा शंकर शुक्ल रसाल ने उसके बारे में भूमिका से पहले अपना कथन, अपना वक्तव्य उन्होंने लिखा है। हरिओद की रचना है रसकलश। अगला प्रश्न, कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है?
एक बार ये भी पूछा गया था कि कामायनी में शैव दर्शन कहाँ का शैव दर्शन है ना, कहाँ का शैव दर्शन, एक बार ये भी पूछा गया था। तो काश्मीरी शैव दर्शन, काश्मीरी शैव दर्शन। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से। उत्तर हो जाएगा ए, मागधी से। सबसे अधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? सबसे अधिक तर्कशील नंददास की जो गोपियां हैं वो सबसे अधिक तर्कशील हैं। कोर्ट मार्शल जो ये स्वदेश दीपक का है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में, तो छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। जीआईसी में, जीडीसी में, हायर में ये खूब पूछा जाता है स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल। राजभाषा आयोग का गठन किसने किया? राष्ट्रपति। 29 का बी हो जाएगा। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूलाधार क्या? देखिए अभी मैंने चारों दर्शन के बारे में बताया है और यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न भी मिल रहा है भाई। न्याय दर्शन जो संकुक का है वो भी मैंने आपको बताया, शैव दर्शन जो अभिनव गुप्त का है वो भी मैंने बताया, मीमांसा या वेदांत जो भट्टलोलक का है वो भी मैंने बताया। सांख्य दर्शन किसका है? तो भट्टनायक का है। वैश्वाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा बी, अवधि। कविता की मुक्ति के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल की भी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे हिंदी आलोचना का विकास इन्होंने लिखा। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, हो सकता है कि आपको ना पता हो, लिख लें। नंद किशोर नवल का लिख लें, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। शब्द जहां सक्रिय हैं, शब्द जहां सक्रिय हैं, यह भी नंद किशोर नवल का है। यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, रचना का पक्ष। एक और लिख लीजिए, इनका जो लिखने लायक है, महत्वपूर्ण है, शताब्दी की कविता, शताब्दी की कविता, शताब्दी की कविता नंद किशोर नवल की, शताब्दी की कविता। कविता से आर पार, एक और लिख लीजिए, कविता से आर पार, कविता से आर पार। तो ये सब नंद किशोर नवल का है। पासवर्ड किसका उपन्यास है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कमल कुमार। भाई आप तो अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते ही होंगे ना आप लोग, तो उसी पासवर्ड से ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड किसका उपन्यास है ना। ये कोई खबर नहीं है, उपन्यास है। जो आपको बता रहे हैं कि पासवर्ड अपनी मोबाइल में लगा कर रखिए, ये खबर नहीं है। मैंने ये क्यों कहा कि यह खबर नहीं? क्योंकि यह खबर नहीं उपन्यास है, वो भी किसका है? कमल कुमार का है। यह खबर नहीं उपन्यास, यह खबर नहीं, यह खबर नहीं उपन्यास कमल कुमार का है। पासवर्ड कमल कुमार का है। अपार्थ है, आवर्तन है, ये सब उपन्यास भी इन्हीं का है, इन्हीं के हैं, कमल कुमार के। और एक और इनका बहुत ही अच्छा उपन्यास है, विषय वस्तु भी बहुत अच्छी, अगर आप पढ़े होंगे ये तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मैं घूमर नाचू हूँ, लिख लीजिए, मैं घूमर नाचू हूँ, मैं घूमर नाचू हूँ। ये भी उपन्यास कमल कुमार का है। अगला प्रश्न, नकांतमपि निर्धूषः विभाति वनिता मुखम, उक्त द्वारा काव्य द्वारा या काव्य में अलंकार की महत्ता किस आचार्य ने स्थापित की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भामा ने की है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में वदेश हूँ, ये पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। दक्षिण कौशल की बोली कौन सी होगी? उत्तर हो जाएगा आपका सी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में मिलता है? पतंजलि की रचना में मिलता है। 37 का सी हो जाएगा।
37 का सी हो जाएगा। महुआ चरित किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का है महुआ चरित। महुआ चरित, वैसे इनका तो काशी का 80 कई बार पूछा गया, आप लोग तो जानते ही होंगे। काशी का 80, काशी का 80 कई बार पूछा गया। रेहन पर रघु भी कई बार पूछा गया। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु काशी का 80 कई बार पूछा गया। महुआ चरित भी इनका है, अपना मोर्चा भी इनका है। इनका संस्मरण भी तो शायद पिछले परीक्षा में पूछा गया था, आछे दिन पाछे गए। काशीनाथ सिंह का इनके 3 संस्मरण हैं, याद हो कि ना याद हो, दूसरा है आछे दिन पाछे गए, और तीसरा है घर का जोगी जोगड़ा। ये तीनों काशीनाथ सिंह के हैं। काशीनाथ सिंह के 3 संस्मरण हैं, याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा, जिनमें से एक पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था कि आछे दिन पाछे गए। मिलान करने वाला जो प्रश्न था शायद उसी में आया था। कोलाज अशोक वाजपेयी जीवनी के लेखक कार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल। लिटरेचर इज नॉट एन एक्सप्रेशन बट अन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, टी.एस. इलियट का है। टी.एस. इलियट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? तो ये तो जब मैंने उपन्यास का विकास आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पर इन सब का प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा दिया है। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, सब का मैंने लिखाया है। चंद्रकांता, तो सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। वहाँ से आप इसके पूरे प्रकाशन के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का अभी कल ही मैंने आप लोगों को कराया है। नाटक का जो विकास हो रहा है कल ही आप लोगों को कराया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। रचना काल के अनुसार निर्मल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी। ये भी आपको जब उपन्यास का विकास कराया है तब कराया है। इसके अलावा जब परिंदे कहानी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को तो इनके उपन्यास भी निर्मल वर्मा के मैंने पढ़ा दिया था, याद है ना? जैसे वह दिन है 1964 में लाल टीन की छत, 1974 में एक चित्रा सुख, 1979 में रात का रिपोर्टर, 1989 में, तो ये सब आप लोगों को लिखाया गया है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रगतिवाद। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, प्रगतिवाद 1946। प्रगतिवाद 1946 लिख लिया। साहित्य की परख 1948। आलोचना के मान 1958। साहित्य की समस्याएं 1959। 1946, 1948, 1958, 1959। अगला प्रश्न देखें। रचना काल के आधार पर शशि प्रभा शास्त्री के कहानी संकलन का सही क्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, धुली हुई शाम। धुली हुई शाम, इसको भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। धुली हुई शाम 1969। 1969। अनुत्तरित 1975। जोड़ा बाकी 1981। एक टुकड़ा शांति रथ 1991। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मधु काकरिया के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 46। उत्तर हो जाएगा सी, खुले गगन के लाल सितारे। लिख लीजिए, खुले गगन के लाल सितारे 2000 ईस्वी में प्रकाशित। सलाम आखिरी 2002 में प्रकाशित। पत्ताखोर 2005 में प्रकाशित। सेज पर संस्कृति 2008 में प्रकाशित। तो 2000, 2002, 2005, 2008। प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा होगा?
सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो एक क्रम लिखा गया है यह क्रम गलत हो गया है। यहाँ पर जो एक क्रम लिखा गया है वो क्रम गलत है। पहले होगा इदन्नम जो कि है 1994 में, 1994। आप सही से कहीं पर क्रम लिख लीजिएगा। चाक उपन्यास जो इनका है वो चाक है 2009 में, 2009 में। जो झूला नट है वो है 1999 में। तो पहले होना चाहिए इदन्नम, इदन्नम के बाद झूला नट, झूला नट के बाद में होना चाहिए अलमा कबूतरी 2004 में, 2004 में अलमा कबूतरी होना चाहिए, और फिर उसके बाद होना चाहिए चाक 2009 में। तो यह सही क्रम होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग, जो आपको दिया गया है सुबह PDF टेस्ट सीरीज भेजी गई है, प्रश्न संख्या 47 आप लोग सही कर लीजिएगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, लिख लीजिए इदन्नम 1994, सही क्रम लिखिए इदन्नम 1994, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2004, चाक 2009। तो ये होगा सही क्रम। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मणि मधुकर के नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको कराया है, पिछली बार ही कराया था। रसगंधर, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख, एक तारे की आँख के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत पूरा बताया था, पूरी इसकी स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। कालक्रमानुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, समालोचक, विशाल भारत, हंस और प्रतीक। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जीवनियों का सही क्रम क्या होगा। आपका उत्तर हो जाएगा, पहले होगा कलम का सिपाही, उसके बाद होगा जिन्होंने जीना जाना, फिर आवारा मसीहा और उसके बाद व्योमकेश दरवेश। आवारा मसीहा तो आपके पाठ्यक्रम में है, पूरा लेक्चर इस पर है। व्योमकेश दरवेश के बारे में भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगला प्रश्न देखें, रचना काल के आधार पर वृंद की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो वृंद की सबसे पहली रचना होगी बारहमासा, फिर नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। कालक्रमानुसार साहित्य अकादमी पुरस्कार कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनमें, इन चारों में अगर देखें तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को, फिर हरिवंश राय बच्चन को, फिर सुदामा पांडे धूमिल को, और फिर नरेश मेहता को। तो ये साहित्य अकादमी पर देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, साहित्य अकादमी पर जो पुरस्कार मिले हैं किसको सबसे पहले मिला है वो आपको ध्यान रखना है, और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है क्रम से। साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको क्रम भी ध्यान रखना है। क्रम से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साहित्य अकादमी पर। तो इसलिए साहित्य अकादमी आप पूरी तरीके से पढ़ लें, और साहित्य अकादमी पर जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आप जरूर ध्यान दें कि किस भाषा में मिला है, और इसके अलावा किस रचना पर दिया गया है, कब से प्रारंभ हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी को जैसे दिया गया था, किस पर, हिम तरंगिनी पर। वासुदेव शरण अग्रवाल को जो दिया गया था संजीवनी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर। तो इस तरीके से किसको दिया गया, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि दिनकर की किस रचना पर दिया गया था। दिनकर को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में है उसी पर दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय। ऐसे हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दिया गया। किस रचना पर दिया गया, दो चट्टानें, दो चट्टानें। सुदामा पांडे धूमिल का जो काव्य संग्रह है आप जानते होंगे, कल सुनना मुझे, उसी पर सुदामा पांडे धूमिल को 1979 में दिया गया। ऐसे नरेश मेहता की अगर बात करें तो इनका जो अरण्या काव्य है, अरण्या, उस अरण्या के लिए इनको 1988 में दिया गया।
तो ये क्रम है, किस रचना पर दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखें, बात कर लिया जाए कि 2019 में किसे दिया गया, तो छीलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य, या 2022 में किसे दिया गया बताइए। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताइएगा। 2022 का तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, ध्यान रखिएगा। आइए, रिचर्ड्स की रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के आधार पर नासिरा शर्मा के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा होगा, तो नासिरा शर्मा के जो उपन्यास हैं वो सबसे पहले हो जाएगा आपका सालमती, उसके बाद होगा ठीकरे की मंगनी, फिर जिंदा मुहावरे, फिर कुइयाँ जान। तो ये सब इनके उपन्यास है नासिरा शर्मा के। देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन सारी चीज़ों पर आप लोगों का गौर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में खूब प्रश्न इनसे पूछा जाता है, इनसे खूब प्रश्न पूछा जाता है। आप कहेंगे सर इनके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है, बहुत विस्तृत पूछ लिया गया। विस्तृत कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो चीज़ें वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठा करें। जो भी रचनाएं इसमें नहीं है या जो भी चीज़ें आपको अलग से बताई जा रही हैं उस पर आप लोग ध्यान दें, है ना। जैसे नासिरा शर्मा की हम लोग बात कर रहे हैं, इनके उपन्यासों की बात कर रहे हैं नासिरा शर्मा की, तो नासिरा शर्मा क्या इतना ही नहीं है, 7 नदियाँ एक समंदर भी तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, अक्षय वट भी तो कई बार पूछा गया है, जीरो रोड भी कई बार पूछा गया है। ऐसे इनका जो कहानी संग्रह है सामी कागज या इब्ने मरियम या फिर खुदा की वापसी, तो ये सब भी पूछा जाता है। दूसरा ताजमहल भी पूछा गया है, दूसरा ताजमहल भी पूछा गया है कई बार। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। कालक्रमानुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये उत्तर हो जाएगा सी। काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोचन। अब स्थापना और तर्क की बात करते हैं। स्थापना और तर्क में आप देखें, स्थापना में दिया गया कि मूल की व्याख्या के लिए ना तो नैतिक विचारों की आवश्यकता है ना ही तात्विक विचारों की आवश्यकता। बिल्कुल, किसी भी मूल्य की व्याख्या के लिए नैतिक या तात्विक विचारों की आवश्यकता नहीं है। मूल्य में अपनी बहुविध अर्थवत्ता सन्निहित होती है, बिल्कुल सही है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। ये और आर दोनों सही है। इसमें देखिए, स्थापना और तर्क वाले में आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने विस्तृत पढ़ा है, तो इन प्रश्नों को बहुत ही इजी वे में आप कर लेंगे। जैसे कविता जीवन की संदेश वाहिनी न होकर भाषा सौंदर्य में उलझ गई, बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया कि भाषा ही कविता की अभिव्यंजना शक्ति का माध्यम है, सही है, यानी उत्तर हो जाएगा आपका सी। ये और आर दोनों सही है। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले हिंदी आचार्य कवियों का आचार्य बल सबल है। अब यहां पर आप देखें, आप खुद सोचिए कि लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जितने भी हिंदी आचार्य कवि हैं उनका आचार्य बल क्या सबल है? क्या सभी आचार्य हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, क्या सभी के सभी आचार्य हैं? आप खुद बताइए कि क्या सभी के सभी आचार्य हैं? आपका उत्तर होगा नहीं, सभी आचार्य तो नहीं, लक्षण ग्रंथ तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इसका मतलब जो स्थापना है वो हमारा क्या है, गलत है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से उनका योगदान सीमित है। बिल्कुल, मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से उनका जो योगदान है वो क्या है, सीमित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा। ए गलत है, आर सही है। बस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आप बनाते चलिए और देखेंगे आप कि प्रश्न आपके सही होते जाएंगे। रहस्यवादी कविता में सबसे अधिक विरक्तिजनक 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो भावों में सच्चाई का अभाव,
हाँ बिल्कुल सही है। और व्यंजना की कृत्रिमता सही कहा गया है। स्थापना आपका सही है। तर्क कहा जा रहा है क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से। आप खुद बताइए, कोई भी कविता है या आप अगर लिख रहे हैं तो उसमें जो भाव है, का भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है? आप कह सकते हैं? या आप जो लिखते हैं क्या उसमें जो भाव सन्निहित हैं, कोई भी कविता आप लिख रहे हैं उसमें जो भाव सन्निहित हैं क्या वो विशुद्ध अध्यात्म से होते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। तो अगर नहीं होता इसका मतलब स्थापना सही, तर्क गलत। किसी भी स्थापना और तर्क के प्रश्न को पढ़िए तो उस पर गहनता से थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए, प्रश्न सही होगा। भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाली किसी जाति का, गौर से देखिएगा, भाषा के आधार पर। अब भाषा के आधार पर कहा गया, अब अपने मन में तुरंत उठा लीजिए, चाहे खड़ी बोली उठा लीजिए, मैथिली उठा लीजिए, या फिर अवधी, जो भी भाषा आपको लेना है मन में वो ले लीजिए और सोचिए कि भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाली किसी जाति का किसी विशेष कालखंड में लिखा गया सारा काव्य उसका जातीय काव्य होता है। क्या ऐसा है किसी बोली या भाषा के साथ? किसी बोली या भाषा के साथ स्पेशल रूप से उस जातीय काव्यखंड कह सकते हैं? नहीं। जातीय परंपरा की पहचान उस काव्य से नहीं होती है जो रूढ़िवादिता और स्थितिशीलता के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी पहचान बनाता है। ये यहाँ पर कहा गया है। इसका मतलब कि यह भी गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है और आर भी गलत है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा रचित यात्रा साहित्य में सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें इस प्रश्न को कैसे हल करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप पहली एक रचना या दो रचना जो आपको आता हो वो मिला लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे राहुल सांकीर्तन, राहुल सांकीर्तन की रचना कौन सी है? आप देखेंगे देश विदेश, किन्नर देश में राहुल सांकीर्तन की रचना कौन सी है? तो किन्नर देश में। मिल गया आपको। अगर आपको नहीं याद है ठीक है, आप दूसरी रचना देखिए, राम वृक्ष वेनीपुरी का कौन सा है? उड़ते चलो उड़ते चलो। तो आपने देखा यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया कि कौन सा सही होगा, ए सही होगा। बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रचनाएं आपको याद हैं उनको मिलाइए और प्रश्न आराम से आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। जैसे आत्मपरिचय, आत्मपरिचय किसका है? आत्मपरिचय यहाँ पर किसकी आत्मकथा है? आत्मपरिचय फणीश्वरनाथ रेणु। आत्मपरिचय किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु। अब इसी से आपको मिल गया कि बी हमारा सही होगा। जैसे मेरा जीवन किसका है? शिवपूजन सहाय का है। अपनी खबर आपके पाठ्यक्रम में है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। अपनी कहानी किसका है? तो अपनी कहानी है वृंदावन लाल वर्मा का। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित नवगीत संकलन को उनके कवि के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। सोन मछली मन बसी किसका है? सोन मछली मन बसी रविंद्र भरमर का। रविंद्र भरमर का, यानी ए का चौथा होगा। अब आपको देखिए डी में मिल गया ए का चौथा। तो इसी तरीके से आप मिलाते चलें प्रश्नों को, इजी वे में आप इन सबको हल करते चलेंगे। यहाँ पर देखें बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बांगरू कहाँ पर ये बोली जाती हैं? कहाँ पर बोली जाती हैं? बुंदेली कहाँ की? झांसी की है। बुंदेली मुँह बोली की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो कहाँ की बात हो रही है? बुंदेली कहाँ की है? झांसी की, यानी ए का तीसरा। इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा बनेगा? बी बनेगा। निम्नलिखित उक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे रीत सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। अब यहाँ पर एक एक को आप मिलाते चलें
तो रीत सुभाष कवित की वर्णत बुध अनुसार, ये किसका है? ये किसका है? चिंतामणि का है, चिंतामणि का है। तो यानी ए का 5वां होगा, आपका उत्तर कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। तो इसी क्रम के अनुसार आप सबको मिलाते चलें, सारी पंक्तियां ऐसे मिला लेंगे आप, सारे जो इसमें पात्र दिए गए हैं, रचनाएं दी गई हैं, उन्हें मिला लेंगे। जैसे यहां पर आप देखें त्यागपत्र, त्यागपत्र में कौन पात्र है? त्यागपत्र में कौन है? मृणाल है। ए का चौथा, ए का चौथा यानी आपका उत्तर सी होगा। मुझे चांद चाहिए, वर्षा। नदी के द्वीप में आप देखेंगे रेखा। गबन में आप देखेंगे जालपा। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर जो रचना है निराला की, जैसे रचना है निराला, तो निराला की रचना कौन सी है? कुल्ली भाट है, कुल्ली भाट। ए का चौथा होगा। अब यहाँ पर बी में भी दिया है और डी में भी दिया है, तो इसका मतलब हमको बी वाला भी मिलाना पड़ेगा। नागार्जुन दुख मोचन किसका है? नागार्जुन का है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यहाँ मिल रहा है। अगला प्रश्न देखें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया है कि नया बैच प्रारंभ है नाटक विधा से, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर देखें, रेत की मछली, रेत की मछली किसका है? कांता भारती। रेत की मछली किसका है? कांता भारती का है। अनारो किसका है? मंजुल भगत का है। कृष्णकली किसका है? कृष्णकली आप देखें कि किसका है? शिवानी का है। कर्क रेखा किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा बी, बी उत्तर होगा, उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित वृत्तियों को उनके रसों के साथ सुमेलित कीजिए। वृत्तियों का उनके रसों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ए। ए कैसे होगा? क्योंकि आप देखें भारतीय में आपको क्या मिलेगा? जो भारतीय वृत्त है, भारतीय वृत्त में अन्य रस होते हैं। अन्य रस मतलब तो उसमें करुण रस अगर यहाँ दिया, हमने करुण रस को माना ले लिया। सत्यवती में वीर रस होता है, यानी बी का चौथा होगा, जो कि हमको यहाँ मिल रहा है। कौशिकी में श्रृंगार होता है, जो कि हमको यहाँ सी विकल्प में मिल रहा है, सी का 5वां। ऐसे आर्यभट्टी में रौद्र और बीभत्स होता है, तो यहाँ पर रौद्र है नहीं, बीभत्स लिखा है, तो हम आर्यभट्टी में बीभत्स को ले लेंगे। तो इन तीन के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर ए होगा, तीन के आधार पर। वैसे भारतीय में शांत को लिया जा सकता है, भारतीय में शांत को भी लिया जा सकता है, करुण को भी लिया जा सकता है, वात्सल्य को भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें बाकी अन्य सभी रस हैं। इन चारों जो वृत्तियां हैं, सात्यवती में आपका देखेंगे कि सत्यवती में आपका कौन सा होगा? वीर होगा। कौशिकी में श्रृंगार होगा। आर्यभट्टी में बीभत्स और रौद्र होगा। अब इनके अलावा जितने बचे हैं वो सब भारतीय में होते हैं, तो इन तीन के आधार पर इसको सुमेलित किया जा सकता है, ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित नाटकों का लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विश्वामित्र नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट का। अभी कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है विश्वामित्र, जो पीडीएफ दिया है उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। कर्ण भी कल मैंने बताया, सेठ गोविंद दास का, सेठ गोविंद दास का कर्ण मैंने बताया है। मेघनाथ किसका है? मेघनाथ चतुर्सेन शास्त्री का। नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा बी, 4, 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 71 देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर जन्म काल के अनुसार बताना है। जन्म और मृत्यु वर्ष दिया गया है यहाँ पर। तो ये तो खैर बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, रटे ही होंगे। खैर सी हो जाएगा। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत, सुशीला टैगोर का शिकंजे का दर्द। और ये हमेशा खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। निम्नलिखित आलोचकों का उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पहले प्रश्न का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। इतना दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख तो रहा होगा स्क्रीन पर पूरा का पूरा। अब दिख रहा है? चलिए, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, यानी ए का पांचवा उत्तर हो जाएगा आपका सी। ए का पांचवा मिला लेंगे आप। बाकी मुक्तिबोध की रचना आप देखें, मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार। रमेश कुंतल मेघ का आप देखें, मिथक और स्वप्न कामायनी की मनसौंदर्य सामाजिक भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र का कामायनी में काव्य संस्कृति और दर्शन। तो मिला लेंगे आप लोग। दस्तक जिंदगी की, यहां पर आपको मिलाना है। दस्तक जिंदगी की किसका है? प्रतिभा अग्रवाल का है। प्रतिभा अग्रवाल, दस्तक जिंदगी की। इसी से आपको मिल गया होगा कि उत्तर बी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी का प्रचार करने वाली संस्थाओं और उनका स्थापन वर्ष के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से ये 75 प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे, टेस्ट सीरीज कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और विस्तृत जो बताया जा रहा है, अगर किसी को दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके बता दें, तो सीधे हम लोग उत्तर पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए बताया जाता है कि बहुत सारे तथ्य आपके रिवाइज हो जाएं, बहुत सारी रचनाएं रिवाइज हो जाएं, आप सुनते चलेंगे। तो जब डेली टेस्ट सीरीज होती है, सप्ताह में 7 दिन टेस्ट सीरीज होती है, और 7 दिन ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को लिखते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में बहुत ही बेहतर आप हो जाएंगे, बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, नंबर लिख लीजिए एक बार फिर से, 805258 लिखिए 4004। इस पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, नया बैच चल रहा है, आप जानकारी ले सकते हैं फीस के बारे में और जुड़ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के साथ फिर।